गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये लेक्चर हम कंटिन्यू कर रहे हैं पुराने लेक्चर को लेकर। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 13 को, जो कि जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है। हमने साथ ही डिस्कस किया था कि क्या इश्यूज हैं आर्टिकल 13 को लेकर, फंडामेंटल राइट्स को लेकर, और इसका क्या रिलेशन है हमारे अमेंडमेंट पावर से लेकर, यानी कि आर्टिकल 368 से लेकर। साथ ही हमने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के बारे में भी समझा था। और हम ये समझ रहे हैं कि कैसे जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो इवॉल्व हो रही है। हमने जैसा कि देखा कि in the CD case, in the Champakam Thuraiarajan case, Supreme Court said that in case there is conflict between fundamental rights and DPSPs, fundamental rights would always be prevail. साथ ही जो मद्रास गवर्नमेंट का जो कोटा सिस्टम था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को गलत माना, और इसी रिजर्वेशन से डील करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया आर्टिकल 15 क्लॉज 4। उसमें इन्होंने कहा कि देयर कैन बी रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और SC एंड ST इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। साथ ही स्टेट के अंडर में जो पब्लिक सर्विसेज होती है वहां पर रिजर्वेशन देने के लिए ऐड किया आर्टिकल 16 क्लॉज 4। राइट। इसी के साथ हमने ये भी देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जैसे कि हमें पता है कि देयर वाज कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हेड्स, स्पेशली द जमींदार्स। द 15 to 20% ऑफ द जमींदार्स वर कंट्रोलिंग ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ द लैंड। तो उसे फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट करने के लिए लैंड रिफॉर्म एक्ट्स लाए जा रहे थे। लेकिन लैंड रिफॉर्म एक्ट्स को सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकता था। क्यों? क्योंकि वो जमींदार की राइट टू प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहे थे। हमें पता है कि फंडामेंटल राइट्स के अंडर में पहले, अब तो ये रिपील हो चुका है, बट अंडर आर्टिकल 19 एंड अंडर आर्टिकल 31 वी हैड अ फंडामेंटल राइट नोन एज राइट टू प्रॉपर्टी। राइट। तो अंडर आर्टिकल 19 की यदि हम बात करें तो इसमें यह बोला गया था कि अ पर्सन हैज अ राइट टू होल्ड, एक्वायर एंड पोसेस प्रॉपर्टी। तो जब भी लैंड रिफॉर्म एक्ट्स लाए जा रहे थे, जब भी लैंड रिफॉर्म एक्ट्स लाए जा रहे थे, राइट, टू प्रिवेंट टू डू लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग का मतलब क्या है? एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देना कि इससे ज्यादा लैंड यदि किसी के पास होगा तो वो स्टेट ले सकता है। राइट। तो लैंड सीलिंग एक्ट के थ्रू जमींदार के पास जो बहुत सारा एक्सेसिव लैंड था उस पर एक लिमिट लगाई जा रही थी कि वो कुछ हिस्सा ही हिस्सा रख सकते हैं, बाकी का हिस्सा स्टेट ले सकता है, विथ और विदाउट कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन द, राइट, डिपेंडिंग ऑन द एक्ट एंड सर्कमस्टांसेस। हर स्टेट में ये अलग अलग एक्ट थे। सो सुप्रीम कोर्ट इसको जुडिशियल रिव्यू यानी कि आर्टिकल 13, सो आर्टिकल 13 के थ्रू इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना बोले, क्योंकि these acts were violating right to property, which is a fundamental right of whom, of जमींदार। तो हो क्या रहा था कि जमींदार सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे और इसके लिए इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता था सुप्रीम कोर्ट। सो उसे जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए, इन एक्ट्स को जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया नाइन्थ स्केड्यूल। ठीक है। नाइन्थ स्केड्यूल को स्टेटस देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया आर्टिकल नंबर 31 बी। राइट। आर्टिकल 31 बी के थ्रू नाइन्थ स्केड्यूल बना दिया और जिसमें लिख दिया कि नाइन्थ स्केड्यूल के अंदर जो भी लॉज हैं, राइट, उन पर आर्टिकल 13 जो है वो अप्लाई नहीं होगा। यानी कि इन लॉज को सुप्रीम कोर्ट या कोई भी जुडिशियरी का हिस्सा हाई कोर्ट यानी कि ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकता ऑन द ग्राउंड्स दैट इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स। ओके, दैट इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नाइन्थ स्केड्यूल क्यों ऐड किया गया था, और इसी को लेकर बहुत सारी केसेस अभी हम समझने वाले हैं, जैसे कि शंकरी प्रसाद केस, सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस और फाइनली मिनर्वा मिल्स केस। इन सभी केसेस के बाद ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि जुडिशियल रिव्यू की पावर कहाँ तक एक्सटेंड कर सकती है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले समझा था कि डाउट क्या क्या थे। पहला डाउट ये था कि क्या आर्टिकल 368 जो कि अमेंडमेंट का प्रोविजन है, क्या इसको यूज करके फंडामेंटल राइट्स को हटाया जा सकता है? राइट। सो पहला क्वेश्चन जो था वो ये था कि आर्टिकल 368 का एक्सटेंट क्या है, इसका स्कोप क्या है, इससे क्या क्या अमेंड किया जा सकता है और क्या क्या अमेंड नहीं किया जा सकता है। दूसरी चीज, जैसे कि हमें पता है कि आर्टिकल 368 इज अबाउट अमेंडमेंट, इट इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आर्टिकल 13 क्या कह रहा है? आर्टिकल 13 कहता है कि एनी लॉ, राइट, आर्टिकल 13 says that any law which is inconsistent or in derogation of fundamental rights can be declared null or unconstitutional or void। तो सवाल ये है कि ये जो टर्म एनी लॉ है, does it include amendment? If it includes amendment, this means that any change which is done by constitutional amendment, if it violates fundamental right, it can be declared null। यानी अमेंडमेंट के द्वारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन उससे किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसे आर्टिकल 13 का यूज करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। राइट। और दूसरी डिबेट ये थी कि आर्टिकल 13 जो है वो अमेंडमेंट इंक्लूड नहीं करता है, इट इंक्लूड्स लॉज, ऑर्डिनरी लॉज। तो इसको लेकर डिबेट अब शुरू होगी, जिसे हम समझेंगे शंकरी प्रसाद केस में। आई होप यू आर अवेयर ऑफ द प्रीवियस लेक्चर, क्योंकि यदि आप ये लेक्चर देख रहे हैं और आपको प्रीवियस लेक्चर
आपने नहीं देखा हुआ है तो आपको समझने में काफी ज्यादा कठिनाई होगी। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज एजेंडा। पहले मैं एक ओवरव्यू लिख दूं ताकि आप समझ सकें कि हम इस पार्ट को कवर अप कैसे कर रहे हैं। सो ओवरव्यू में हम बता दें, सबसे पहले हमने चंपाकम दुराई केस देखा। तो एक तरफ हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स देखेंगे, दूसरी तरफ उन्हें काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट जो अमेंडमेंट्स लेकर आती है हम उन्हें समझेंगे। राइट, सो इसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट लेकर आई फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। राइट, सो बोथ ऑफ दीज थिंग्स हैपेंड इन 1952 1951। अब इसके बाद जो ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में गवर्नमेंट ने चेंज किए थे, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, जिस केस को हम बोलेंगे शंकरी प्रसाद केस। राइट, शंकरी प्रसाद केस में ये सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाएगा कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में जो भी लॉज ऐड हुए हैं, यानी कि रिजर्वेशन के लिए 15 क्लॉज 4 एंड 16 क्लॉज 4, साथ ही 31A एंड 31B, जिन्हें हम और भी डिटेल में आगे समझेंगे, और जो नाइन्थ स्केड्यूल ऐड किया गया है, क्या ये वैलिड है? बिकॉज दीज आर वायलेटिंग फंडामेंटल राइट समवेयर। राइट, तो शंकरी प्रसाद केस में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया जाएगा। अब फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जो भी जजमेंट आएगी, वैसे कोर्ट की जो जजमेंट होगी वो फेवर में। सो दिस केम इन फेवर, सुप्रीम कोर्ट सेड यस, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम सिर्फ ओवरव्यू समझ रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसे डिटेल में समझेंगे। इसके बाद गवर्नमेंट लेकर आती है फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट। राइट, और उसके बाद लेकर आती है काफी सारे अमेंडमेंट एक्ट, इस दौरान आते रहते हैं, बट हमारे टॉपिक से रिलेटेड कुछ ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है, फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट और 17th अमेंडमेंट एक्ट। इन एक्ट की वजह से जो चेंजेस हुए थे उसको लेकर एक और केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा, जिसे हम बोलेंगे सज्जन सिंह केस। राइट, इन दोनों ही केस में सुप्रीम कोर्ट की जो पोजीशन थी वो काफी सेम थी, लेकिन अब ये पोजीशन बदल जाएगी अगले केस में, जिसे बोला जाता है गोलकनाथ केस। यहाँ सुप्रीम कोर्ट पलट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर आकर बोलेगी कि नहीं, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से अमेंड नहीं कर सकता है जिससे किसी के भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो। दोस्तों, इसी दौरान गोलकनाथ जो केस होता है ये होता है 1967 में, और इसी दौरान आ जाती है इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जो कि काफी स्ट्रांग थी। तो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो गवर्नमेंट के खिलाफ थी। तो उसे डील करने के लिए क्या होता है, उसे डील करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है थ्रू 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। साथ ही 25th अमेंडमेंट एक्ट भी लाया जाता है, जिसे भी हम अभी अच्छे से पढ़ेंगे। और 25th अमेंडमेंट एक्ट और 24th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो भी चेंजेस आए हैं, इन पर सुप्रीम कोर्ट फिर से डिसीजन देगी इन दी फेमस केशवानंदा भारती केस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है। और केशवानंद भारती केस में जो कोर्ट डिसीजन देगी उसे काउंटर करने के लिए फिर से गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट लेकर आएगी, जिसे बोलेंगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि इससे जो भी चेंजेस होंगे उनको मिनर्वा मिल्स केस में इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया जाएगा, और जो डिसीजन केशवानंद भारती केस का था वही रीइंस्टेट कर दिया जाएगा। यानी कि हम सीडी केस कर चुके हैं, हम फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट कर चुके हैं, अब हम शंकरी प्रसाद केस को समझेंगे, फिर फोर्थ और 17th अमेंडमेंट एक्ट को समझेंगे, फिर सज्जन सिंह केस को समझेंगे, फिर गोलकनाथ केस को समझेंगे, फिर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हम इन दो अमेंडमेंट एक्ट लेंगे, और फाइनली केशवानंद भारती केस में ये हम कंक्लूड कर पाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को कितना अमेंड किया जा सकता है। साथ ही हम ये भी समझ पाएंगे कि आर्टिकल 13 का यूज करके कोर्ट किन किन चीजों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर। इफ यू आर वॉचिंग दिस series of lectures from beginning, then you must be able to understand this. So now let us move forward. चलिए दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है शंकरी प्रसाद केस को समझना। मैं लिख देता हूँ, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड दिस केस हैपेंड इन अक्टूबर 1951। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने लेक्चर की शुरुआत में ही आपको एक बैकग्राउंड ओवरव्यू बता दिया था चंपाकम दुराई केस का और फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रोविजंस लाए हैं उनका, फिर भी एक और छोटी सी मैं आपको समरी बता देता हूँ, जैसे आप चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। सो गवर्नमेंट ने किया क्या, टू अबॉलिश जमींदारी सिस्टम। ठीक है, जमींदारी सिस्टम के बारे में भी आपको आइडिया है। टू अबॉलिश जमींदारी सिस्टम दैट एग्जिस्टेड थ्रू आउट द इंडिया, वेरियस स्टेट लेजिस्लेचर्स पास्ड दी जमींदारी अबॉलिशन एक्ट। जैसे हम स्टेट लैंड रिफॉर्म एक्ट भी बोलते हैं, तो सम सॉर्ट ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट को इंप्लीमेंट कर रही थी स्टेट गवर्नमेंट। इन एक्ट्स का एम क्या था? दीज एक्ट्स एम्ड टू रीडिस्ट्रीब्यूट वास्ट लैंड होल्डिंग्स held by wealthy zamindars among the local residents. So these acts aimed to redistribute vast land holdings held by wealthy zamindars among the local residents. So what happens? Some zamindars challenged this law in the courts, arguing that it was illegal and violated their fundamental right to property as guaranteed by Part 3 of the Constitution. Hence, to deal with these challenges, the Parliament passed the First Amendment Act, in which it incorporated Ninth Schedule.
दिस अमेंडमेंट वैलिडेटेड द लैंड रिफॉर्म एक्ट एंड प्लेस्ड लिमिटेशंस ऑन द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी। सो होता क्या है दोस्तों, मैं आपको हिंदी में भी ऐसे समझा देता हूँ कि जमींदार के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी और डीपीएसपीज जो है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ एस्टेट पॉलिसी जो कि इन्फोर्सिबल नहीं है, उनमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 39 जो कि वेलफेयर स्टेट की बात करता है, जिसमें बोलते हैं कि देयर शुड दैट द स्टेट शेल वर्क टुवर्ड्स प्रिवेंटिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। और उसके लिए लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे, हम लैंड सीलिंग लगा रहे थे, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि यदि किसी के पास 100 एकड़ ऑफ लैंड है और सीलिंग गवर्नमेंट 25 एकड़ पर लगा रही है, तो इसका मतलब यह है कि जिसके पास ये 100 एकड़ लैंड है वो सिर्फ 25 एकड़ ऑफ लैंड रख सकता है, बाकी का बचा जो 75 एकड़ है उसे स्टेट ले सकता है, यानी कि उसे गवर्नमेंट ले सकती है और इसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है अमंग अदर्स। अब इस लैंड को जो वो लेगी ये 75 एकड़, इसके लिए गवर्नमेंट पर कोई बाउंड नहीं है कि उसे इसके बदले में कंपनसेशन देना ही होगा। कुछ केसेस में देना होता है, कुछ केसेस में नहीं देना होता था उस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पर गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं थे, राइट। तो ये जो लॉ है कि स्टेट जमींदार से उनका एक्सेस लैंड ले सकती है, ये उनके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा था, विच इज राइट टू प्रॉपर्टी। सो उसको यूज करके, राइट, these zamindars filed petitions petitions in the Supreme Court claiming कि ये तो इलीगल है क्योंकि इससे इनका राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हो रहा है, फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। सो अंडर आर्टिकल व्हाट हैपेंस दैट अंडर आर्टिकल 32 of the under article 32 any person can move to the Supreme Court in case there is violation of his or her fundamental rights which are mentioned from article 14 to 32, right? So right to constitutional remedies in itself is a fundamental। so शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में होता क्या है, यहाँ से दोस्तों अपनी अटेंशन जरूर दीजिए बिकॉज नाउ द मेन पार्ट स्टार्ट्स। सो इस केस में 3 इश्यूज थे जिन पर सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देनी थी। क्या थे वो 3 इश्यूज, आइए समझते हैं। पहला ये है कि क्या फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट क्या फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट क्या फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है, इज इट वैलिड। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर सुप्रीम कोर्ट को देना था। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन था कि कैन पार्लियामेंट अमेंड दी फंडामेंटल राइट्स, राइट। जैसा कि हमें पता है कि पार्लियामेंट को कुछ पावर मिली है अंडर आर्टिकल 368 दैट इट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द चेंजिंग नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी। तो क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है। और तीसरा क्वेश्चन, जैसे हमने अभी पहले भी डिस्कस किया है, डज द टर्म एनी लॉ अंडर आर्टिकल 13 इंक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यदि फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो क्या इस अमेंडमेंट को हमारे यहाँ की जुडिशरी आर्टिकल 13 का यूज करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकती है। सो आइए अब हम इस केस की जजमेंट को समझें, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा, राइट। दिस इज द मेन पार्ट। दोस्तों मैं आपको जजमेंट के बारे में बताऊं उसके पहले मैं आपको बता देता हूं जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में रिलेशन कैसा होता है। जब ये केसेस हो रहे थे, जब हमें नई नई इंडिपेंडेंस मिली थी आफ्टर 1950, 1950 से लेकर 1964 तक किसकी गवर्नमेंट रहती है, नेहरू जी की, राइट। हु वाज अ वेरी एमिनेंट पर्सन, ये लॉयर थे, इनके पास पब्लिक का सपोर्ट था। तो जैसा कि हमें पता है कि गवर्नमेंट की 3 विंग्स होती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। सो हमने कहा है कि देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन दीज 3 विंग्स। इस सर्कल को यदि आपने मेरी क्लासेस शुरू से ले रहे हैं तो आपने ऐसे समझते होंगे कि देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द 3 विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल द 3 विंग्स आर इक्वल। सबके अलग अलग काम है, इसका काम लॉ मेकिंग का है, इसका काम लॉ इम्प्लीमेंटेशन का है और इसका काम उस लॉ को प्रोटेक्ट करने का है। बट ये जो इक्वालिटी है ना, ये सिर्फ थ्योरी में। प्रैक्टिकल में होता क्या है, जब लेजिस्लेचर के पास, जब कोई ऐसा व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर हो जिसके पास जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी में बिलीव करता हो, तब लेजिस्लेचर जो है वो इन दोनों ऑर्गन से ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। जब गवर्नमेंट के पास बहुत अच्छी मेजोरिटी हो, जैसे कि हमने देखा नरेंद्र मोदी जी का जो सेकंड टर्म था उसमें उनकी गवर्नमेंट के पास बहुत सारी सीट्स थी, 300 से ज्यादा सीट्स थी। सो उनकी गवर्नमेंट स्ट्रांग थी। एग्जीक्यूटिव का मतलब कौन होता है, एग्जीक्यूटिव मेनली इन्वॉल्व्स प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो प्रेसिडेंट होते भी हैं तो ही हैज टू वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। तो उस केस में एग्जीक्यूटिव स्ट्रांग हो जाता है, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। और जब भी यदि आप हिस्ट्री को देखेंगे, इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री को 1950 से लेकर 2024 तक, तो आप देखेंगे कि जब भी कोलिशन गवर्नमेंट आई, कोलिशन गवर्नमेंट आई है, कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब है जब 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बनाती है, राइट। बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट वीक होती है कोलिशन में। क्यों? क्योंकि किसी भी एक पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं होती है, राइट। दे आर डिपेंडेड ऑन ईच अदर टू रन द गवर्नमेंट। तो इस केस में जब भी गवर्नमेंट वीक होती है तो जुडिशरी बिकम्स पावरफुल देन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव।
सो यदि हम नेहरूवियन एरा की बात करें, जो कि 1950 से 1964 तक चला, उस समय सुप्रीमेसी किसकी थी? लेजिस्लेचर की, क्योंकि नेहरू जी जो है वो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी में बिलीव करते थे। सो लेजिस्लेचर वॉज स्ट्रॉन्ग, राइट। तो इसमें क्या होता था कि लेजिस्लेचर अपने हिसाब से देश को चलाता था। जनरली ये ज्यादा पावरफुल होते हैं। 1964 के बाद जो आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि 1966 तक ही रह पाते हैं, फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो उस समय इस बात का कोई रिलेवेंस नहीं है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बहुत ही छोटा पीरियड था। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी आती है। इंदिरा गांधी शुरू में वीक थी, राइट, 1967 में। इंदिरा गांधी शुरू में वीक थी, बट इस ईयर में 1967 में इनके पास वीक गवर्नमेंट थी। तो इस टाइम पर क्या हुआ? जुडिशरी बिकेम स्ट्रॉन्ग। अब हम ये समझ क्यों रहे हैं? हम इसलिए ये समझ रहे हैं क्योंकि जो भी केसेस इन रिफॉर्म्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे थे नेहरूवियन एरा में, उस दौरान जुडिशरी जो है लेजिस्लेचर के फेवर में डिसीजन देती। लेकिन जब इंदिरा गांधी जी आई, जब इनकी गवर्नमेंट थोड़ी सी वीक हुई, तब जो है जुडिशरी ने एक सुप्रीम पोजीशन अपना ली और खुल के ये डिसाइड किया कि क्या गलत है क्या नहीं गलत है। खैर, इसे हम और अच्छे से समझ पाएंगे जब हम इस जजमेंट को समझेंगे और उसके बाद गोलकनाथ जजमेंट को समझेंगे। मैं आपको ये इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि कभी ना कभी ये जो कन्फ्लिक्ट है जुडिशरी के बीच में और पार्लियामेंट के बीच में और एग्जीक्यूटिव के बीच में, ये बना रहता है, राइट। तो दोस्तों, जजमेंट क्या होगी? तो सुप्रीम कोर्ट भी इस टाइम पर जो है वो गवर्नमेंट के फेवर में थी। क्यों थी? वो इसलिए थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी या जुडिशरी को भी ये पता था कि यदि हमें सोसाइटी में हमारी इक्वालिटी लानी, डेमोक्रेसी लानी है, तो हमें लैंड रिफॉर्म्स तो करने ही पड़ेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की खास बात क्या है? सुप्रीम कोर्ट इज अ प्लेस ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। ये उस तरीके से किसी भी लॉ को इंटरप्रेट कर सकते हैं जैसा ये चाहते हैं। इन्होंने इस बार इसकी इंटरप्रिटेशन इस हिसाब से की ताकि गवर्नमेंट ये लैंड रिफॉर्म्स कर पाए, राइट। सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि ये जो है ये पॉजिटिव काम ही तो कर रही है गवर्नमेंट, देयर इट इज ट्राइंग टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। सो व्हाट वाज द जजमेंट? द जजमेंट वाज सुप्रीम कोर्ट सेड that the power to amend the constitution is contained in article 368. So what it says, that article 368, आर्टिकल 368 जो कि हमारा दूसरा क्वेश्चन था, कैन पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट सेड यस। सुप्रीम कोर्ट सेड यस, parliament can amend the constitution using article 368, and it can also amend fundamental rights. It can also amend fundamental rights. What it said, that supreme court said that parliament has the power to amend the constitution including the fundamental rights using article 368, right? दूसरा क्वेश्चन, ये है कि क्या ये जो टर्म एनी लॉ है, डज इट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? On this, the Supreme Court says that an amendment is not a law within the meaning of Article 13(2). Article 13(2) does not apply to amendments. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 13 में जो ये टर्म है, एनी लॉ, इट डज नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इट डज नॉट इंक्लूड। आर्टिकल 13 क्या है? एनी लॉ। एनी लॉ का मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी लॉज, यानी कि जो भी पार्लियामेंट नए लॉज बनाती है, यदि उससे किसी के फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, देन इट कैन बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बट आर्टिकल 13 डज नॉट इंक्लूड एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि यदि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की वजह से किसी के भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, तो इट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नल और वॉइड, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। तीसरी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, जो कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है, क्या फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट वैलिड है? इट सेड यस, इट इज वैलिड, it is valid. So Supreme Court gave the decision in the favor of the government this time. पहले क्या हुआ था? पहले हुआ यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को गलत माना था इन द चंपाकल दुराई राजन केस, बट आफ्टर फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि हाँ, अमेंडमेंट हो सकता है, फंडामेंटल राइट्स अमेंड किए जा सकते हैं। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट देयर फंडामेंटल राइट, मींस इट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो अब गवर्नमेंट को राइट हैंड मिल गया कि वो ऐसे ही करके लैंड सीलिंग एक्ट्स बनाते रहे और उसे 9th स्केड्यूल में डाल दे ताकि उस पर जुडिशियल स्क्रूटिनी अप्लाई ना हो, राइट। सो व्हाट वाज नाउ द पार्लियामेंट डूइंग? द पार्लियामेंट वाज मेकिंग, द स्टेट लेजिस्लेचर्स वर मेकिंग लैंड रिफॉर्म एक्ट्स। क्या हो रहा था? इस प्रोसीजर को हमने पहले भी समझा था, क्या है? सो स्टेट गवर्नमेंट्स, क्योंकि लैंड का जो सब्जेक्ट है, इस पर लॉ सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स बना सकती है। सो स्टेट गवर्नमेंट्स वुड मेक लैंड रिफॉर्म एक्ट्स, या आप ऐसे लैंड सीलिंग एक्ट्स भी बोल देंगे। और फिर अमेंडमेंट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, यूजिंग अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब क्या है? कुछ ऐड कर देना कॉन्स्टिट्यूशन में, या कुछ सब्ट्रैक्ट कर देना, या फिर कुछ मॉडिफाई कर देना। सो व्हाट विल सेंट्रल गवर्नमेंट डू? सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है, इसको ऐड कर देंगे 9th स्केड्यूल में। 9th स्केड्यूल का मतलब ये है कि इसमें जो भी लॉज है उस पर जुडिशरी डिसीजन नहीं दे सकता है, इवन इफ इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स। ओके। सो यदि इस लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से किसी का फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हो रहा है,
even then Supreme Court cannot call it unconstitutional if it is part of ninth schedule. So this is what सेंट्रल गवर्नमेंट वाज डूइंग. इसे हमने पिछले लेक्चर के लास्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे बनाया क्यों था. सो आइए अब हम कुछ और अमेंडमेंट एक्ट की बात करें. तो इस तरीके से अब गवर्नमेंट को राइट हैंड मिल गया कि हाँ ये लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं. तो गवर्नमेंट लेकर आती है फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 1955. अब इसमें क्या किया, इट एडेड सम मोर लैंड रिफॉर्म एक्ट्स इन दी नाइन्थ स्केड्यूल. काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स जो है इस समय अलग अलग तरह के लैंड रिफॉर्म एक्ट्स और लैंड सीलिंग एक्ट्स लाने लगे थे, कभी पंजाब में कभी राजस्थान में, राइट. सो साथ ही इस अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 31A का जो स्कोप है उसे भी एक्सटेंड कर दिया. आर्टिकल 31A क्या है? आर्टिकल 31A में कुछ लॉज हैं दोस्तों, कुछ कैटेगरीज ऑफ लॉज हैं जिनमें ये बोला गया है कि यदि इन लॉज को यूज करके कोई भी लॉ बनाया जाता है, कोई भी अमेंडमेंट किया जाता है और उससे यदि किसी के फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट होता है तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है. तो फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट का मेन प्रोविजंस यही थे. कुछ और भी प्रोविजंस थे बट वो हमारे इस टॉपिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. एक और प्रोविजन जो हमारे इस टॉपिक से थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है वो ये है कि इट मेड द स्केल ऑफ कंपनसेशन गिवन इन लिeu ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बियॉन्ड स्क्रूटिनी ऑफ कोर्ट्स. क्या क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि जो कंपनसेशन गवर्नमेंट को देना होता है, गवर्नमेंट जब भी लैंड लेती है उसके लिए जो वो कंपनसेशन देती है प्रॉपर्टी को, जब भी वो लेती है कंपलसरी तरीके से, कंपलसरी, तो वो उसके लिए लैंड देती है. आप भी आसपास में सुनते हैं जब भी कोई हाईवे बनता है गवर्नमेंट लैंड देती है तो मुआवजा देती है. सो उस टाइम पर गवर्नमेंट के पास इतने फंड्स नहीं होते थे. हम 5 ही साल पहले आज़ाद हुए थे तो कंपनसेशन बहुत कम देती थी, तो उससे केस चला जाता था कोर्ट में कि हमें कंपनसेशन कम मिली. सो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये लिख दिया कि जो भी कंपनसेशन दिया जाएगा जब भी वो कंपलसरीली किसी की प्रॉपर्टी लेगी, उस कंपनसेशन पर कोर्ट डिसीजन नहीं दे सकता. कोर्ट कैन नॉट डिसाइड ऑन सच मैटर कि जो कंपनसेशन दिया गया है वो पर्याप्त है या नहीं. सो ये फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट को भी आगे चलकर एक केस में चैलेंज किया जाएगा. इसी के साथ ऐसे बहुत तरीके के अमेंडमेंट एक्ट्स लाते रहे थे क्योंकि बहुत सारी शुरुआती दिनों में हमें बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने में. तो ऐसे करते करते 17th अमेंडमेंट एक्ट आ गया. फोर्थ और फिफ्थ सिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स आते रहे और 17th अमेंडमेंट एक्ट भी आ गया. अब दिक्कत क्या हुई? अब दिक्कत दोस्तों यहाँ पर ये बढ़ रही थी कि गवर्नमेंट ने 44 एक्ट्स और ऐड कर दिए नाइन्थ स्केड्यूल, जिसे हमने मेनली इसलिए बनाया था ताकि हम लैंड रिफॉर्म्स कर सकें. लेकिन अब गवर्नमेंट धीरे धीरे क्या कर रही थी, वो जिस भी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट से या जुडिशरी से बचाना चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर ना करे, वो उस एक्ट को नाइन्थ स्केड्यूल में डाल देती थी. जिसका मतलब यह है कि नाइन्थ स्केड्यूल का अब रॉन्ग यूज स्टार्ट हो रहा था गवर्नमेंट के थ्रू जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए. यानी आर्टिकल 13 में सुप्रीम कोर्ट को जो पावर दी गई थी जुडिशियल रिव्यू को, इससे बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि सारे के सारे एक्ट्स को नाइन्थ स्केड्यूल में डाल रही थी. सो नाइन्थ स्केड्यूल वाज एक्टिंग लाइक अ ब्लैंकेट, राइट. इट वाज प्रोटेक्टिंग दीज लॉज फ्रॉम बीइंग डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तो 17th अमेंडमेंट एक्ट के आने तक ऐसे बहुत सारे एक्ट्स ऐड हो गए. शुरुआत में जब नाइन्थ स्केड्यूल हमने बनाया था तब इसमें से 13 एक्ट्स, इस टाइम तक यहाँ पर लगभग 50 to 60 एक्ट्स आ गए थे. यदि हम आज की बात करें 2024 की, राइट, तो देर आर ऑलमोस्ट 284 एक्ट्स. और ज़्यादातर जो एक्ट्स हैं ये रिजर्वेशन से रिलेटेड है, ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है. और इनको इसमें इसीलिए डाला गया था ताकि इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके और इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होने से बचाया जा सके. एक चीज जो इसमें थोड़ी बहुत अच्छी थी इस अमेंडमेंट एक्ट में वो ये थी कि इट प्रोहिबिटेड द एक्विजिशन ऑफ लैंड अंडर पर्सनल कल्टीवेशन. यदि कोई भी व्यक्ति किसी लैंड को कल्टीवेट कर रहा है, यदि वो उसे फार्मिंग के लिए यूज कर रहा है, तो गवर्नमेंट को उसके लिए कंपनसेशन देना पड़ेगा ही. जैसे कि हमने बताया कि अभी तक जो है कंपनसेशन नेसेसरी नहीं था क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज ही नहीं थे. लेकिन इस प्रोविजन में गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया कि यदि कोई उसे कल्टीवेट कर रहा है तो उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा. और कितना देना पड़ेगा? मार्केट वैल्यू. ठीक है. सो हमने क्या समझा, शंकरी प्रसाद केस में मैटर खत्म हो गया था कि हाँ पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है सब कुछ, और इसी को लेकर पार्लियामेंट अमेंड किए जा रहे थे बहुत सारे प्रोविजंस. सो फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट में उन्होंने कहा कि जो कंपनसेशन है ना, जो कंपलसरी तरीके से हमें कंपनसेशन देना पड़ता है जब भी हम प्रॉपर्टी को लेते हैं कंपलसरीली, उस पर कोर्ट डिसाइड नहीं करता है. तो इससे बहुत सारी प्रोटेस्ट हुई होंगी, जाहिर सी बात है. तो उससे डील करने के लिए 17th अमेंडमेंट एक्ट, इसकी मैं डेट बता दूं तो दिस केम इन 1964 ओनली, यानी कि सिर्फ 9 साल बाद ही. इसमें उन्होंने ये कहा कि यदि कोई व्यक्ति कल्टीवेशन के लिए उस लैंड को यूज कर रहा है तब जो ये कंपलसरी है ना, ये जो पेमेंट है कंपनसेशन है ये कंपलसरी है. और साथ ही ये मार्केट वैल्यू पर होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी. पहले क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट डिसाइड कर रही थी उसे जितना भी कंपनसेशन देना होता था. सो इन अमेंडमेंट एक्ट से शायद आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो रहा होगा कि नाइन्थ स्केड्यूल का गलत यूज हो रहा था क्योंकि बहुत सारे एक्ट्स इसमें इंक्लूड किए जा रहे थे ताकि उसे जुडिशियल रिव्यू से बचाया जा सके. हमारा आज का टॉपिक ही है आर्टिकल 13 को समझना. और इन अमेंडमेंट एक्ट से हो क्या रहा है? इन अमेंडमेंट एक्ट से जुडिशियल रिव्यू की पावर यानी आर्टिकल 13 जो है वो वीक हो रहा है. सो नाइन्थ स्केड्यूल जो
जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में डाला गया था, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा था? इसका इम्पैक्ट ये हो रहा था कि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर थ्रू आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, क्यों दी गई है? टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। ये क्या हो रही थी? वीक पड़ रही थी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आज़ादी दी थी 9th शेड्यूल की, वो क्यों दी थी? वो पॉजिटिव रिफॉर्म्स के लिए दी थी, ना कि गवर्नमेंट मनमानी कर सके इसलिए दी थी। सो आगे चलकर अब हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड अब इस पर चेंज होगा। तो उससे पहले जब ये इसका सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड चेंज होगा, उससे पहले हम एक और केस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी समझ ले। दिस इज नोन एज सज्जन सिंह, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर भी वही स्टोरी थी। राजस्थान गवर्नमेंट, हाँ, मैं यहाँ पर लिखते चलते जाता हूँ ताकि इजी हो। सो राजस्थान गवर्नमेंट passed the land reform act, right? It passed the land reform act. Later, parliament included it in the ninth schedule. Parliament included this act in the ninth schedule. Why? To protect it from the judicial review, ताकि ऐसे टू प्रॉपर्टी जो है जमींदार का वो वायलेट हो रहा था। लैंड सीलिंग एक्ट था ये, इससे वो वायलेट हो रहा था और उसके ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट कहीं ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर ना कर दी, इसलिए से नाइन्थ शेड्यूल में ऐड कर दिया गया। सो जो पेटिशनर थे ये कौन थे? सज्जन सिंह। सज्जन सिंह कौन थे? सज्जन सिंह वॉज अ रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में 550 से भी ज्यादा प्रिंसली स्टेट थे जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे। फिर हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन वगैरह के थ्रू इंटीग्रेट किया हमारी यूनियन ऑफ इंडिया में, क्योंकि इन्हें ऑप्शन मिला था कि ये या तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं या फिर यूनियन ऑफ पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर सकते हैं। सो ही वॉज द रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट और इनके पास बहुत सारा लैंड था, जो कि नए एक्ट के आ जाने की वजह से, लैंड रिफॉर्म एक्ट, जो नया लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था पार्लियामेंट का, इसकी वजह से अब उनका वो बहुत सारा लैंड जा रहा था। और पार्लियामेंट में शायद 17th अमेंडमेंट एक्ट, जहां तक मुझे याद है, इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट टू रिमेन दिस, टू रिमेंबर दिस, इसके थ्रू इसे नाइन्थ स्केड्यूल में ऐड कर दिया, राइट? बट फिर भी सो क्या हुआ, इनका जो राइट टू होल्ड लैंड है वो वायलेट हो रहा था, फंडामेंटल राइट। सो ये जो है सज्जन सिंह, इन्होंने इस केस को चैलेंज किया। इन्होंने 17th अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया कि ये जो 17th अमेंडमेंट एक्ट है इसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया इन दी सुप्रीम कोर्ट, राइट? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जजमेंट क्या दी, इसे भी हम समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी। इसने 17th अमेंडमेंट एक्ट को वैलिड कहा। क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो अपहेल्ड इट्स प्रीवियस जजमेंट दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डज नॉट कम अंडर लॉ, राइट? ये जो पार्लियामेंट किसी भी एक्ट को नाइन्थ शेड्यूल में ऐड कर रही थी, यानी कि थ्रू अमेंडमेंट, राइट? ये जो इंस्ट्रूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इट डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पुरानी ही जजमेंट्स को फिर से याद दिलाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दैट द टर्म एनी लॉ अंडर आर्टिकल 13 डज नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इट मींस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इफ इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट, इट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तीसरी चीज जो इन्होंने कही वो ये कही कि द पार्लियामेंट ने ये जो काम किए हैं, ये जो लैंड रिफॉर्म एक्ट्स किए हैं, ये सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए किए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द सोसाइटी, टू प्रमोट इक्वालिटी इन द सोसाइटी। ये हमारी सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, राइट? और जो उन्होंने अगली चीज़ कही वो ये कही कि द अमेंडमेंट इंक्लूड्स टू ऑल प्रोविजंस, यानी कि जो अमेंडमेंट है ना, इट कैन बी यूज्ड टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट कैन बी मेड टू एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। तो यही है जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले केस में भी दी थी, यानी कि शंकरी प्रसाद केस में। शंकरी प्रसाद केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि yes, parliament can amend the constitution including the fundamental rights. It also said that any law does not include constitutional amendment, right? It includes only ordinary laws. So this happened in 1964. This is the story of 1964. But अब सिचुएशन चेंज होगी, जो भी हमने डिस्कस किया था कि अब तक जुडिशरी जो है वो डिसीजन ले रही थी नेहरू जी के पक्ष में, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा कैरिस्मेटिक लीडर थे, राइट? और एक एमिनेंट लॉयर भी थे। तो सुप्रीम कोर्ट अभी तक उनके फेवर में डिसीजन ले रही थी। लेकिन अब जो केस होगा, जैसे हम बोलते हैं गोलकनाथ केस, गोलकनाथ केस जो कि होता है 1967। और अब गवर्नमेंट की पोजीशन क्या है, यानी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव क्या है? वीक है। साथ ही हमने देखा इस टाइम तक नाइन्थ स्केड्यूल का जो यूज है वो अब काफी गलत तरीके से यूज हो रहा था। यानी कि गवर्नमेंट जिस भी एक्ट या लॉ को जुडिशियल स्क्रूटिनी से बचाना चाहती थी वो इसमें ऐड कर देती थी। तो अब तक लगभग 40 to 60 एक्ट्स इसमें ऐड कर दिए गए थे। तो ऐसे इससे क्या हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू की, वो वीक हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी इस पावर को फिर से रीगेन करना था। तो दोस्तों फिर से ऐसा ही कुछ केस होता है। क्या होता है कि पंजाब में दो व्यक्ति थे, हेनरी एंड विलियम गोलकनाथ।
हो सकता है आपको इनका नाम सुन के थोड़ा सा डाउट हो, बट इनका नाम यही था, हेनरी एंड विलियम गोलकनाथ। तो दोस्तों, ये जो गोलकनाथ फैमिली है, इट ओन्ड 500 एकर्स ऑफ लैंड, 500 एकर्स ऑफ लैंड। बट होता क्या है, इन 1953, इन 1953 पंजाब गवर्नमेंट एक नया एक्ट पास करती है जिसका नाम था पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर्स एक्ट, एंड लैंड टेन्योर्स एक्ट इन 1953। और इससे ये एक लिमिट सेट करती है कि एनी पर्सन कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 30 स्टैंडर्ड एकर्स ऑफ लैंड। 30 स्टैंडर्ड एकर्स ऑफ लैंड का मतलब है कि लगभग लगभग 50 टू 60 एकर्स इन नॉर्मल सिनेरियो। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में हर जगह एकड़ को अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं लोग, कुछ लोग बीघा के थ्रू, कुछ लोग हेक्टेयर के थ्रू। सो गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया कि कोई भी व्यक्ति 30 स्टैंडर्ड एकर्स ऑफ लैंड ही होल्ड कर सकता है। गोलकनाथ फैमिली के पास 500 एकर्स ऑफ लैंड था। सो केस क्या है, गोलकनाथ फैमिली को गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि आपका जो एक्सेस लैंड है ना, उसे अब आप छोड़ दीजिए। सो गोलकनाथ फैमिली ने अगेन इसे चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। गोलकनाथ फैमिली ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि पहले तो इससे हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी है, यानी कि राइट टू होल्ड अक्वायर प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 19(1)(f), वो वायलेट हो रहा है। दोस्तों, आर्टिकल 19 में एक और प्रोविजन है, आर्टिकल 19(1)(f)(g) में, जो कि आपको राइट देता है, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड और कैरी आउट बिजनेस ऑफ योर चॉइस। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हम तो फार्मिंग फैमिली है, तो हमारा जो प्रोफेशन है वो ही लैंड और कल्टीवेशन का है। सो इससे हमारा राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन भी वायलेट हो रहा है, राइट। सो दिस फैमिली अर्ज द सुप्रीम कोर्ट टू डिक्लेयर द 1953 लॉ, और इसके रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट के थ्रू गवर्नमेंट इसको 9th शेड्यूल में ऐड करने वाली थी, ऐड कर रही थी, उसे आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कीजिए, ये इस फैमिली की रिक्वेस्ट थी। सो जैसा कि मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट अपना स्टैंड चेंज कर देगी। सो इस केस की जो जजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए हम इस केस की जजमेंट को भी समझें। सो दोस्तों, अब तक जो भी जजमेंट थी, यानी कि एनी लॉ डज नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अब तक की जजमेंट थी कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड किया जा सकता है। इस बार कोर्ट ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट हैड नो पावर टू अमेंड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। व्हाट इट सेज दैट पार्लियामेंट हैड नो पावर, नो पावर टू अमेंड पार्ट 3, टू अमेंड पार्ट 3। पार्ट 3 का मतलब क्या है, फंडामेंटल राइट्स। इट सेड दैट पार्लियामेंट हैड नो पावर टू अमेंड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो एज टू टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, राइट। इट कैन नॉट वायलेट एनी फंडामेंटल राइट्स थ्रू एनी अमेंडमेंट एक्ट। ओके। दूसरी चीज जो उन्होंने कही वो ये कही, द कोर्ट सेड दैट एन अमेंडमेंट इज एन लॉ अंडर आर्टिकल 13 of the Constitution of India and if it violates fundamental law it can be declared unconstitutional। जैसा कि अब तक की इंटरप्रिटेशन थी कि जो टर्म एनी लॉ यूज किया गया है आर्टिकल 13 में, इट डज नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। दिस टाइम सुप्रीम कोर्ट सेड दैट yes it includes constitutional amendment act, which means that any law, if it is inconsistent or in derogation of fundamental right, it can be declared null, it can be declared void, it can be declared unconstitutional if it violates fundamental right। यदि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से किसी के भी फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की पावर पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 368 जो है ना, ये सिर्फ प्रोसीजर बताता है अमेंडमेंट का, ये सिर्फ प्रोसीजर बताता है अमेंडमेंट का, ना कि पार्लियामेंट को सुप्रीम पावर देता है अमेंडमेंट के लिए, राइट। सुप्रीम पावर आपके पास अमेंडमेंट की नहीं है, इसका मतलब आप अपने मन से किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते हैं, और यदि आप ऐसा करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकती है। सो आई होप अभी तक आपको सभी कुछ समझ में आ रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट की अब तक जो भी इंटरप्रिटेशन थी वो उसने इस जजमेंट में चेंज कर दी, है ना। बट दोस्तों, ये जजमेंट कब आई, ये जजमेंट आती है 1967 में, जब इंदिरा गांधी की जो वो नई नई प्राइम मिनिस्टर बनी थी और उनको इतना स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं माना जाता था, तो उस टाइम पर जुडिशरी ने ये डिसीजन ले लिया। बट जैसा कि आपको पता है कि 1969 में इंदिरा गांधी जी ने कुछ बड़े स्टेप्स लिए, राइट। इन 1969 शी टुक सम बिग स्टेप्स लाइक नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, राइट। प्रीवी पर्स को भी इन्होंने अबॉलिश कर दिया, जो कि प्रिविलेजेस दिए गए थे प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स को। सो इनने कुछ बोल्ड स्टेप्स लिए और उसकी वजह से ये 1971 में पावरफुल तरीके से गवर्नमेंट बना पाए, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब एग्जीक्यूटिव बिकेम स्ट्रॉन्गर देन लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। व्हेन एग्जीक्यूटिव बिकेम बिकम्स स्ट्रॉन्गर, तब इनके लिए अमेंडमेंट करना बहुत ही ईजी हो जाता है। सो दिस इज व्हाट इंदिरा गांधी विल डू नाउ। इस ये जो जजमेंट थी गोरखनाथ की, इसलिए 1967 में आई, जब वो पावर में आई, तो उन्होंने इस जजमेंट को चेंज करने के लिए कुछ अमेंडमेंट किए इन द 24th अमेंडमेंट एक्ट, इन द 24th अमेंडमेंट एक्ट।
जो कि अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। So this amendment was brought in response to the Golaknath ruling of the Supreme Court in 1967, which held that Parliament does not have power to take away the fundamental right through amendment of the Constitution. So 24th Amendment Act से चेंज किया गया। 24th Amendment Act ने सबसे पहले जो चेंज किया वो ये किया कि आर्टिकल 368 की, यानी कि अमेंडमेंट से रिलेटेड जो प्रोविजन है इसकी हेडिंग ही चेंज कर दी। पहली इसकी हेडिंग थी प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इस अमेंडमेंट के थ्रू इन्होंने इसकी जो ये हेडिंग है इसे ही चेंज कर दिया और लिख दिया पावर ऑफ पार्लियामेंट, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि गोलकनाथ केस में लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आर्टिकल 368 जो है वो सिर्फ प्रोसीजर बताता है, वो ये नहीं बताता है कि इट इज द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल खड़ा किया था, तो जिसका जवाब इंदिरा गांधी ने इस अमेंडमेंट के थ्रू दिया। उन्होंने बताया कि नहीं, इट इज द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। राइट। दूसरी, तो 24th अमेंडमेंट एक्ट में दूसरी चीज जो ये कही वो ये कही कि आर्टिकल 13 जो है, राइट, आर्टिकल 13 जो ये पावर देता है जुडिशियल रिव्यू की कि एनी लॉ व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट कैन बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट विल नॉट अप्लाई ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। राइट, इट विल नॉट अप्लाई ऑन अमेंडमेंट। तो यदि अमेंडमेंट से किसी के फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं देन इट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। राइट। तीसरी चीज जो इन्होंने अमेंडमेंट एक्ट से ये ऐड की वो ये थी कि इट मेड इट कंपलसरी फॉर प्रेसिडेंट, इट मेड इट कंपलसरी फॉर president, it made it compulsory for the president to give his assent, to give his assent to the कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जैसे कि हमें लॉ मेकिंग प्रोसीजर पता है, कोई भी लॉ को एक्ट में बनने के लिए लास्ट में उसे प्रेसिडेंट की असेंट की जरूरत होती है। तो प्रेसिडेंट के पास जनरली कुछ बिल्स को छोड़ के, जैसे मनी बिल्स वगैरह को छोड़ के, दो तीन ऑप्शन होते हैं। या तो वो इसे रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर वो इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं यानी कि इसको असेंट दे सकते हैं, या फिर इसे वीटो, कुछ ऑप्शन हैं उनके पास जैसे कि पॉकेट वीटो, यानी कि उसे विथ होल्ड कर लेना और उस पर कोई रिएक्शन ही ना देना। सो इस अमेंडमेंट के थ्रू उन्होंने ये कंपलसरी कर दिया कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होगा तो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज असेंट, ही डज नॉट हैव एनी अदर चॉइस। साथ ही इन्होंने इससे ये क्लियर कर दिया कि पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड, यानी कि टू ऐड, मॉडिफाई और रिपील एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो इससे, इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो कि लेकर आई थी इंदिरा गांधी 1971 में, इससे इन्होंने क्या किया, इससे इन्होंने आर्टिकल 368 को सुप्रीम बना दिया, यानी कि किसी भी पार्ट को अमेंड किया जा सकता है इवन इफ इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट। और इससे दूसरी चीज क्या हुई, इससे दूसरी चीज जो हुई वो ये थी कि आर्टिकल 13 बिकेम वीक। तो दोस्तों, अब ये जो पीरियड चल रहा था इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट का, ये बहुत ही टर्मोइल वाला पीरियड था, क्योंकि इनकी जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से जगह जगह पर बदल रहे थे। जैसे कि यदि मैं एग्जांपल दूं 25th अमेंडमेंट एक्ट का 1971 में, इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने आर्टिकल 31 सी ऐड कर दिया जिससे हम बाद में चलकर पढ़ेंगे, जिसमें इन्होंने कहा कि जब भी कोई भी लॉ यदि बनाया जाएगा 39 बी और 39 सी, 39 बी और 39 सी किसके अंडर में आते हैं, डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब है दीज आर नॉन जस्टिसिएबल, इन्हें कोर्ट में ले जाकर नहीं किया जा सकता। ये ऐसे राइट्स हैं जिन्हें आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते कि स्टेट इज नॉट बाउंड टू गिव दीज राइट्स। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि 31 सी में इन्होंने कहा कि जब भी कोई लॉ बनाया जाएगा आर्टिकल 39 बी और 39 सी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो इट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन द ग्राउंड्स दैट इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स। सो अगेन, ये क्या है, ये आर्टिकल 13 के को वीक कर रहा है। राइट। सो इस तरीके से ये आर्टिकल 13 की जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, उसको वीक कर रही थी। तो ऐसे सक्सेसिव अमेंडमेंट्स आते जा रहे थे। और फाइनली अब जो लैंडमार्क जजमेंट आनी थी सुप्रीम कोर्ट की वो आ जाती है केशवानंद भारती केस में। और इस केस में जो जजमेंट आती है वो आज तक लागू है, यानी इसके बाद अब कोई और डाउट नहीं है। राइट। सो आपको भी यदि कुछ याद रखना है हमारे इस पूरे डिस्कशन में तो इस केस को याद जरूर रखना है। क्या हुआ इस केस में, इस केस की स्टोरी हम कभी और समझेंगे, बट इस केस की जजमेंट हम यहाँ पर आज पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये लैंडमार्क केस है। दिस केस वाज हर्ड बाय 13 जजेस, लार्जेस्ट एवर बेंच। ठीक है, और चीफ जस्टिस सीकरी ने इसकी जजमेंट दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इट्स जजमेंट इन द गोलकनाथ केस, इट स्टेटेड दैट पार्लियामेंट इज empowered टू एवरेज और टेक अवे एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा इन्होंने, कहा पार्लियामेंट कैन अमेंड any part of constitution, parliament can amend any part of constitution including fundamental rights, including fundamental right, but parliament under article 368 cannot alter basic structure of the constitution। दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट बोली गई है। बेसिक स्ट्रक्चर आज तक डिफाइन नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, बट समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ये बताती रहती है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। सो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है,
बट इस तरीके से अमेंड नहीं किया जा सकता है कि किसी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, है ना, राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 यू, ये वायलेट नहीं होने चाहिए। ठीक है। सो दिस मीन्स दैट पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे फंडामेंटल राइट दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये जो इंपॉर्टेंट जजमेंट थी वो ये थी कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, बट इट कैन नॉट अमेंड इट इन अ वे दैट इट फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हमने जब हम प्रियम्बल को डिस्कस कर रहे थे, राइट, तब भी हमने इसे समझा था। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है वो फीचर्स जिनके बिना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपनी आइडेंटिटी खो देगा, वो अपनी आइडेंटिटी खो देगा। या फिर जैसे हम कह सकते हैं कि एसेंशियल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट विच द कॉन्स्टिट्यूशन विल कोलैप्स। ठीक है। जैसे कि हम बात करें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कल के दिन यदि गवर्नमेंट आके अमेंडमेंट करे और बोले कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं कर सकती है। वो कहें कि अब हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि अब हम एक मोनार्की है, यानी कि यहाँ पर रूल जो होगा वो किंग का होगा, इलेक्शंस नहीं होंगे, मोदी जी ही अब यहाँ के रूलर रहेंगे, और वो जिसको भी अपना वारिस बनाएंगे वो उसके बाद हेरिडेटरी पोजीशन के थ्रू वो यहाँ का रूलर बन जाएगा। तो ऐसी चीजें नहीं कर सकती, और सुप्रीम कोर्ट जो है समय समय पर बताती रहती है कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि ये जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है, इट इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, राइट। पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे दिस पावर। और इसको हम समझेंगे कैसे? इसको हम इससे भी समझेंगे। सो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन दे दी। और दूसरी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कही, वो ये कही कि जो 24th अमेंडमेंट एक्ट है, राइट, 24th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो सही वो सही है। 24th अमेंडमेंट एक्ट में क्या कहा सुप्रीम गवर्नमेंट ने? दैट प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज असेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड आर्टिकल 13 विल नॉट अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया, बट ये प्रोविजन यहाँ पर वीक हो जाता है कि आर्टिकल 13 विल नॉट अप्लाई ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये प्रोविजन यहाँ वीक हो जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कोई भी अमेंडमेंट है, कोई भी लॉ हो, यदि वो बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करेगा, राइट, बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करेगा, तो इट कैन बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो दिस वाज द जजमेंट ऑफ केबीसी केस। और दोस्तों फाइनली यही जजमेंट आगे चलने वाली है, और इसको और अच्छे से कंसोलिडेट करने के लिए हम दो चीज़ों को और समझेंगे और उसके बाद हम अपने लेक्चर को ईजिली कंक्लूड कर पाएंगे। ये जजमेंट जो है 1973 में आई थी, और इस जजमेंट से इंदिरा गांधी जी नाराज हुई, साथ ही साथ इसका बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म वर्ल्ड लेवल पर भी स्कॉलर्स ने बार बार बोला कि ये क्या है, मीन्स देर इज नो क्लियर कट आइडेंटिटी। हमें कैसे पता चलेगा कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, क्या बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, और कैसे ये डिसाइड होगा कि क्या अमेंड कर सकते हैं, क्या अमेंड नहीं कर सकते हैं। सो इससे इसका बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था। और इसी दौरान कुछ समय बाद इंदिरा गांधी सुप्रीम पोजीशन पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने इमरजेंसी भी लगा दी थी, और उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जैसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस अमेंडमेंट एक्ट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा ढांचा ही चेंज कर दिया था, बहुत सारे प्रोविजन इसके चेंज कर दिए थे। तो 1976 में इस प्रोविजन को लाया गया, और इस प्रोविजन को इस रिगार्ड में इसने दो चेंजेस किए। पहला, इन्होंने क्लॉज 4 जो है आर्टिकल 368 का, ठीक है, उसमें कहा कि नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट शैल बी कॉल्ड इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड। इन्होंने यही बोल दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसकी कोर्ट में सुनवाई ही नहीं हो सकती, भले ही कोई भी ग्राउंड हो, इवन इफ इट इज वायलेटिंग, इवन इफ इट वायलेट फंडामेंटल राइट। ठीक है। दूसरी चीज जो उन्होंने कही, वो क्लॉज 5 में कही आर्टिकल 368 के, और इसमें इन्होंने कहा कि देयर शैल बी नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट, राइट, देयर शैल बी नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट। बट दोस्तों इन प्रोविजंस को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ईयर बाद जब मामला ठीक हो गया, जब क्योंकि कुछ ही साल बाद जब इमरजेंसी खत्म हो गई इन 1980, एक और केस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा जिसे हम बोलते हैं मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 1980, जिसमें सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन क्लॉसेस 4 एंड 5 ऑफ आर्टिकल 368 एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो ये जो भी दोनों क्लॉस है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। पहले तो इन्हें स्ट्रक डाउन कर दिया। द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट दीज क्लॉसेस क्लियरली डिस्ट्रॉयड बेसिक स्ट्रक्चर, दैट दीज थ्री क्लॉसेस क्लियरली डिस्ट्रॉयड बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन कहाँ दी थी? केशवानंद भारती केस में, राइट। एज इट गेव पार्लियामेंट एब्सोल्यूट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, एज इट गेव पार्लियामेंट एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सो
क्या पढ़ा था हमने? पढ़ा था कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर मींस दोस फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन विल लूज इट्स आइडेंटिटी, कॉन्स्टिट्यूशन विल कोलैप्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे ज्यादा एसेंशियल फीचर्स है हमारे, उनको अमेंड नहीं किया जा सकता, दे बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और क्लॉज 4 में क्या कह रहे हैं? क्लॉज 4 में कह रहे हैं कि कोई भी अमेंडमेंट है कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की जो पावर है विद रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट वो सुप्रीम है। तो कोर्ट ने क्या कहा कि इट डिस्ट्रॉयड बेसिक स्ट्रक्चर। और इसलिए ये गलत है क्योंकि इससे पार्लियामेंट को एब्सोल्यूट पावर मिल जाती है, एब्सोल्यूट पावर मिल जाती है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है देयर शैल बी सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। यानी कि इन तीनों ऑर्गन के बीच में चेक्स एंड बैलेंसेस बनी रहनी चाहिए। और इस प्रोविजन की वजह से हो क्या रहा है? लेजिस्लेचर इज बिकमिंग एक्सेसिवली, लेजिस्लेचर कह लीजिए या एग्जीक्यूटिव कह लीजिए, गवर्नमेंट को कह लीजिए, इट इज बिकमिंग वेरी पावरफुल। क्यों? क्योंकि जुडिशरी का तो फिर मतलब ही नहीं है, ये कुछ भी अमेंड कर दे और जुडिशरी उसे यू नो चेक ही नहीं कर पाएगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इससे किसी के राइट्स भी वायलेट हो सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे हटा दिया। द गोल्स सेट आउट बाय द डीपीएसपी हैव टू बी अचीव्ड। सो दूसरी चीज जो उन्होंने कही, ये सारी झंझट हो क्यों रही थी? गवर्नमेंट चाह रही थी कि गवर्नमेंट डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करे। डीपीएसपी में क्या थे? डीपीएसपी में मेनली जो राइट्स थे वो सोशियो इकोनॉमिक राइट्स थे। और हमने शुरू में भी डिस्कस किया था कि जब भी सोशियो इकोनॉमिक राइट्स दिए जाएंगे, यानी कि किसी भी अनप्रिविलेज सेक्शन को प्रिविलेज बनाने के लिए जो भी आप पॉजिटिव एक्शन लेंगे, उससे किसी न किसी के फंडामेंटल राइट जैसे कि राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन होगा, जैसे कि रिजर्वेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीपीएसपी को इस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता कि ये किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर जाए। और इसीलिए दोस्तों ज्यादातर लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है वो इंडिया में फेल हुए। ये सिर्फ कुछ ही स्टेट में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। सो द पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट फॉर इंप्लीमेंटिंग द डीपीएसपी so long as the amendment does not damage or destroy the basic structure of the constitution. So finally हम किस कंक्लूजन पर अब पहुंच चुके हैं? फाइनली अब हम कंक्लूड करने वाले हैं। और कंक्लूजन में हम क्या बोलेंगे? कंक्लूजन में हम बोलेंगे कि आर्टिकल 13 का मतलब जो है वो ये है कि यस, एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो हमने शुरू में अपने इश्यूज क्लैरिफाई किए थे कि हमारा एजेंडा क्या हो, तो क्या ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, क्या ये फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं? सो द आंसर इज यस, बट इट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ वे दैट इट हार्म्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यदि पेपर में सवाल आ जाए बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि द बेसिक स्ट्रक्चर हैज नॉट बीन डिफाइंड बाय द सुप्रीम कोर्ट, बट सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइंस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? समय समय पर जब सुप्रीम कोर्ट के पास केस पहुंचते हैं तब सुप्रीम कोर्ट बताता है कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है। एज फार ऑफ दिस आर्टिकल जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 13, इट इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से, राइट, जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 की पावर को नहीं छीन सकती, इट इज सुप्रीम। सो यहाँ से एनी लॉ का डाउट खत्म हो जाता है, क्योंकि कोई भी प्रोविजन चैलेंज किया जा सकता है यदि ये बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करता है। साथ ही क्या क्या अमेंडमेंट हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंडमेंट हो सकता है एज लॉन्ग एज इट इज नॉट हार्मिंग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आई होप यू हैव नाउ द क्लैरिटी। हमारे शुरू में जो भी इश्यूज थे, क्या फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं? हाँ, वो हो सकते हैं। क्या आर्टिकल 13 में जो टर्म है एनी लॉ, इट इंक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? सो यस, इट इंक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। एनीथिंग विच वायलेट्स कैन बी कॉल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। रही बात नाइन्थ स्केड्यूल की, तो सुप्रीम कोर्ट भी समझती है कि इसमें जो एक्ट्स डाले जाते हैं वो सोसाइटी में रिफॉर्म्स के लिए ही डाले जाते हैं। लेकिन हम आगे चलकर कुछ केसेस देखेंगे, जैसे कि आई आर कोएल्हो केस, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नाइन्थ स्केड्यूल में भी यदि कोई एक्ट या कोई लॉ डाला जाता है तो इट विल बी एग्जामिन्ड अंडर आर्टिकल 14, इट विल बी एग्जामिन्ड अंडर आर्टिकल 19, इट विल बी एग्जामिन्ड अंडर आर्टिकल 21। ऐसे गोल्डन ट्राइंगल भी बोला जाता है, जिससे मैं आपको आगे चलकर एक्सप्लेन करूंगा। सो नाइन्थ स्केड्यूल में भी जो भी एक्ट है, जो भी अमेंडमेंट एक्ट है, जो कि एक ब्लैंकेट की तरह काम करता था, राइट, इट यूज टू प्रोटेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ एक्ट्स एंड लॉस फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटिनी, उसमें भी जो लॉज है उनको भी सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। सो अब नाइन्थ स्केड्यूल उतना रेलिवेंट नहीं है, बट स्टिल इसका यूज आज भी होता है। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू टॉपिक।